तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। और क्या कहा गया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आइए देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुतुब उल इस्माइल व कुतुब मीनार, ये दो थीं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? यानी कि बात करें तो एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 से 6 तक पूछा गया है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद घोरी। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस दौरान इस मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1191 ईस्वी में हुई। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहे, जबकि दूसरी में मोहम्मद घोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, ये थी तराइन की लड़ाई। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सीजीएल 2015 में पूछा गया था टियर 1 में। तो कौन सा युग मेल नहीं खाता है? सबसे पहले है विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, हैंसोंग और चाणक्य, चंद्रगुप्त और अकबर, टोडरमल। तो ऐसा कौन सा इनके दरबार में कौन आया था? हर्षवर्धन के हैंसोंग, चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबारी और टोडरमल अकबर के दरबारी और विक्रमादित्य ये चैतन्य ये मेल नहीं खाता है। आइए देखते हैं। हैंसोंग जो था ना 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो ये ऑप्शन का सही जवाब हो जाता है। हम लोग सीजीएल की सीएचएसएल और सीजीएल के आए हुए प्रश्न, साथ ही साथ एमटीएस में जो आने वाली परीक्षा है उसमें कौन से प्रश्न उपयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसकी एक रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं। और तो आप सभी का स्वागत है। देखते हैं। और इस आज की तालिका में हम लोग क्या देखेंगे? आज की तालिका में हम लोग जानेंगे कि वर्ष 2022 और 23 में हुए प्रमुख समझौता और ज्ञापन किस प्रकार से हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत ऑस्ट्रेलिया और कब हुआ था तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी। ये ज़रूरी क्यों है कि आने वाली जो एमटीएस की परीक्षा है उसमें आपका एक भी प्रश्न न छूट पाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चोल राजा राजेंद्र में निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्याग समुद्र। तो त्याग समुद्र की पदवी ग्रहण नहीं की थी। और ये पूछने की बात करते हैं तो ये परीक्षा सीजीएल 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। कौन कौन सी थी? गंगे कोण और दूसरी थी मुंडी कोड़ा पंडित चोल। ठीक है, ये सभी किसने ग्रहण की थी? राजेंद्र जी ने। और ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है इनको? चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीएचएसएल 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल या स्वर्ण युग को माना जाता है। तो ये था भाई चंद्रगुप्त इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन। और इससे हमें यही जानकारी मिलती है
जो कि इतिहास में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी एक आप टेबल तैयार करिए। और साथ ही साथ जो आने वाली भविष्य में परीक्षाएं हैं उन पे एक मोटा मोटी नज़र रखिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रूफ मैं दे रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसकी आगे की रणनीति बताऊंगा मैं, आपको तैयार करनी है। कुषाण काल में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कला विकसित हो रही कला को किस नाम से जाता है? गंधार कला। कौन सी? सी ऑप्शन में दे रखी गंधार कला। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से कौन सी कला बनी है? गंधार कला। ठीक है, मल्टीटास्किंग जिसे MTS कहते हैं। MTS 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ था और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन जो कि 2023 में आने की संभावना है। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको युधिष्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा जाता है, अर्थात जिस स्थान पे प्रकट हुई थी उस स्थान के नाम पर इस कला का नाम गंधार कला पड़ गया था। आइए और एक क्वेश्चन चंद्रगुप्त से आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये SSC-CGL जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें 2017 आया था, उसी समय पूछ लिया गया था। तो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार था और इसकी सीरीज आगे चलती चली गई। और आइए देखते हैं, बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार इसे मित्रोचिरट्स के नाम से पुकारते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो केग होता है ना, MTS का क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो सही जवाब पे ही आ जाते हैं, इसका सही जवाब 6 वर्ष होता है। अब बात आती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए भाई? प्रधानमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री CM बनने के लिए आपको कितनी एज होनी चाहिए? और 6 या 35 वर्ष की उम्र आपको किसके लिए होनी चाहिए? महालेखा परीक्षक नियंत्रण और साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि 6 या 65 वर्ष की होती है जो पहले हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं इनके न्यायाधीश बनते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? SSC मल्टीटास्किंग जिसे MTS कहते हैं, MTS 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और आगे आने की संभावना है। सही जवाब राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 ईयर या 65 तकरीबन होनी चाहिए। देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कराने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझते हैं, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन की बात करें तो CHSL 2011 में पूछा गया था। सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाता है, यही इसका अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। ठीक है, योजना आयोग बदल गए, उसके बाद में नीति आयोग नाम रख दिया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को कार्यपालकीय आदेश द्वारा
किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन सभा अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के निर्माण की घोषणा की। इस आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब राज्यसभा और लोअर हाउस की बात की जाती है। लोअर की बात की जाए तो ये अपर हाउस राज्यसभा और लोअर की बात की जाए तो लोकसभा इसका सही जवाब हो जाता है। पूछने की बात की जाती है तो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी प्रकार से आने की संभावना भी है। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राज्य और लोकसभा का भारतीय संसद के अंग है, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? MTS 2008 में पूछा गया था। तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89A के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? 10+2 यानी MTS ही नहीं बल्कि CHSL 2015 में पूछ दिया था। तो आयरलैंड इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, रूस के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था के उदाहरणा ली गई है। आई होप इतना सभी कुछ समझ में आ गया होगा। साइलेंट वैली स्थित है, अर्थात CPO का क्वेश्चन है। और CPO में क्या पूछा गया था? 2010 में CPO ने भाई पूछा था साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब केरल है। केरल के अंतर्गत साइलेंट वैली पाई जाती है। केरल स्थित शांत घाटी या साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाया जाने वाला शेर की पूंछ जैसे मैकापथ आज लुप्त पाया है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की झाड़ियाँ कड़ी होती हैं। यह जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभता प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कैसे दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं? साइलेंट वैली केरल, इट्स दैट क्लियर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? मल्टीटास्किंग जिसे MTS कहते हैं, 2014 के अंतर्गत पूछा गया था। सही जवाब देखते कृष्णा नदी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी कृष्णा से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णा नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिंहावा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो इस प्रकार नदियाँ कौन सी कहाँ से निकली जो दक्षिण भारत में पड़ती हैं, उसका इतिहास इस प्रकार से था। आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। तो SSC 10+2 जिसे CHSL कहा जाता है, इस परीक्षा में क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और आगे आने वाले परीक्षा में ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार आने की संभावना है। तो भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान इसका सही जवाब है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सीपीओ भाई साहब 2015 में भर भर के इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा था। तो केरल और साथ ही साथ महाराष्ट्र, इसके दोनों आंसर सही। केरल और महाराष्ट्र के अंतर्गत लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और देखते हैं, ऊंचे क्षेत्र की लैटेराइट मृदा अम्लीय प्रकार की होती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निछालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इस कारण स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियों और दक्षिणी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिले में मिलती है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लैटेराइट मिट्टी के बारे में आप डिटेल से देख लीजिए, और ताकि आने वाली परीक्षा में किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना सोचें। मेरी यही सभी के लिए एक प्रयास रहता है, और ताकि जो कि आप भविष्य में आने वाली परीक्षा में दे सके, जीके का 25 आउट ऑफ 25 सभी के ओके हो सकें। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पद का पता बताएं। निम्नलिखित में से विषम पद, जो कि अपोजिट होता है ना, विषम पद का पता बताएं। एसएससी संयुक्त स्तर, जो कि 2014 में एसएससी ने पूछा था। तो डेल्टा, वाल्सोन, चाप झील, विसर्पण। तो वाल्सोन इसका सही जवाब है, यही विषम है। जैसे देखते हैं, डेल्टा, चाप झील, विसर्पण एक का संबंध मैदानी भाग से, जबकि वाल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा। चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अंतर्गत सेल्यूलर जेल बनाई गई थी, और इसी जेल को जिसे भेज दिया जाता था उसे काले पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जो जेल थी, तो जेल समुद्र के चारों तरफ, अर्थात एक टापू पे बनाई गई थी, और इसके चारों तरफ पानी भरा था, और पानी भरे होने के कारण से यहाँ से कोई कैदी भाग के नहीं जा पाता था, तो इसे ही काले पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। तो सेल्यूलर जेल भेजा जाता था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट मैदान का अन्य नाम क्या है। ये एसएससी का आज की क्लास का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट है, भर भर के पूछ रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। एसएससी स्टेनो ने पूछा, एसएससी सीजीएल ने पूछा, सीएचएसएल ने पूछा, 2010 में पूछा, 11 में पूछा। हर बार पूछने का प्रयास करके पूर्वी तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब पे आ जाते हैं। सही जवाब कहता है कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तट, कोरोमंडल तटीय मैदान। फिर से पूर्वी तट, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीपी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात, मैदान मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है। अतः इस पर टिक विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ये भी एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रुप ABCD सभी में पूछा गया है। मेघालय इसका सही जवाब। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। खासी और गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कहें तो 85.52% है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन भाई नहीं बढ़ाता है? मैट्रिक स्थिति एमटीएस 2008 में पूछा था। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है, जबकि श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। पेट्रोल जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। वनस्पति का वायवीय क्षय होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें भाई साहब नहीं बढ़ता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल, जिसे वर्णक कहते हैं, एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का कोई रोल ही नहीं है। मछली का एयर ब्लेडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो CHSL का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। सही जवाब सह श्वसन अंग और द्रवण स्थितिक अंग दोनों इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है और श्वसन क्या है? श्वसन अपचयी प्रक्रिया है। सही जवाब इसका क्या है? CPO ने पूछा था। श्वसन ऑक्सीकरण है, अपचयन है, जल अपघटन है, तो अपचयी प्रक्रिया है, यही इसका सही जवाब है। श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीकरण निम्नीकरण या विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी प्रक्रियाओं को निम्नलिखित रूप में कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? स्टेनो 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है, यही इसका सही जवाब है। देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में अग्नाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेमी लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्नाशय में अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट हार्मोन्स दावित करती हैं, स्रावित करती छोड़ती हैं। कौन सा? अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमाटोस्टैटिन, एफ या पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार से हार्मोन्स को ये ग्रंथि जो कि अग्नाशय होती है रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हृदय काम करता है, ये MTS 2008 में पूछा गया था। तो MTS वालों बताइए ये क्लास किस प्रकार से रही और आपको क्या तनिक भी लाभ मिला हो? तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इसका सही जवाब रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यही हृदय का कार्य होता है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना या भेजना। धकर धकर रक्त परिसंचरित तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने करी थी। और देखते हैं भाई, तब तक के लिए हम लोगों को क्या करना है। मिलते हैं भाई अगली क्लास में और कल की क्लास पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू। आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्लास कैसी रही यार, और आगे इसी प्रकार की क्लास जारी रखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू आप।